आप देख रहे हैं द एज क्राइम फाइल्स। इस बार हम बात कर रहे हैं एक और अनसुलझी गुत्थी की। ये कहानी है 21 साल की स्नेहल गवारे की, जो 2007 में अचानक गायब हो गई। थाने का आम सा इलाका, खुशहाल परिवार और एक बेटी जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। लेकिन बाद में उसी के अपने कमरे के बेड बॉक्स के अंदर मिली उसकी लाश ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। और आज तक 2025 तक यानी 18 साल बाद भी पुलिस या जांच एजेंसियां सच का पता नहीं लगा पाई हैं। स्नेहल गवारे एक पढ़ी लिखी महत्वाकांक्षी लड़की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने दोस्तों में बेहद लोकप्रिय थी। 2007 की जुलाई की एक रात स्नेहल अचानक घर से गायब हो गई। घर वालों ने सोचा कि वो दोस्त के पास होगी, लेकिन जब स्नेहल की कोई खबर नहीं आई तो पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। शुरुआत में ये बस एक मिसिंग पर्सन केस लग रहा था, यानी कोई गुमशुदा है, अभी तक मिला नहीं है, शायद आसपास ही होगा, दोस्तों के पास होगा, यहाँ वहाँ होगा, शायद थोड़ी देर में अपने आप घर आ जाएगी, फ़ोन करेगी, मैसेज करेगी। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। स्नेहल की माँ को कुछ गड़बड़ी लग रही थी। बार बार पुलिस को फ़ोन, रिश्तेदारों से पूछताछ, दोस्तों से पूछताछ कि क्या आपने स्नेहल को देखा। कहीं से कोई जवाब या कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई और पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं लग रहे थे। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला था अब तक। एक लंबी जांच हुई इस मामले में। फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, बैंक ट्रांजैक्शन देखी गई, दोस्तों से पूछताछ हुई, सब अधूरी कड़ियां रही। ये केस आज भी अनसुलझा है। तो आखिर क्या हुआ था, जानते हैं। 19 जुलाई 2007 को लगभग सुबह 11 बजे स्नेहल के माता पिता काम पर निकल गए थे और घर में स्नेहल अकेली थी। शाम को जब उनकी माता घर पर लौटी तो उन्होंने देखा कि स्नेहल नहीं है। घर पर स्नेहल की चप्पलें, उनके ब्रेसेस, चश्मे और एक ग्लास मौजूद थे। ये चीज़ें स्नेहल आम तौर पर घर से बाहर निकलते हुए कभी नहीं छोड़ती थी। स्नेहल ने दोपहर करीब 3:28 एक खाली संदेश भेजा, या कहें कि उनके माँ के पास एक खाली मैसेज आया जिस पे कोई टेक्स्ट नहीं था। माँ ने उसे कॉल भी किया, लेकिन फ़ोन अनरीचेबल था। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। और अगले दिन 20 जुलाई 2007 की सुबह लगभग 4 बजे माँ ने देखा कि स्नेहल के कमरे में एक पानी का जग है, जो कि पहले से बिस्तर के स्टोरेज के हिस्से में रखा हुआ था। जब वे उस जग के पास गईं तो उन्होंने स्नेहल का शव वहां पाया। सुबह सुबह स्नेहल की माँ कल्पना गवारे ने देखा कि स्नेहल की लाश बेड बॉक्स के अंदर थी। किस तरीके से स्नेहल का शव मिला? इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से स्नेहल के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, मुंह पर सफ़ेद कपड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्मोदरिंग यानी दम घोटने से बताया गया। सीधे तौर पे किसी ने स्नेहल का गला घोटा था। तो किन परिस्थितियों में गायब हुई थी स्नेहल? मुंबई के कॉलेज में पढ़ रही एक छात्रा। 19 जुलाई 2007 को दिन में कुछ घटनाएं हुई जो संदिग्ध लगती थी। पुलिस की जांच में क्या सामने आया? द्वार यानी मेन डोर बंद था। हॉल का दरवाज़ा लैच किया हुआ पाया गया। चप्पलें हॉल में पड़ी हुई, एक गिलास पानी का भी रखा हुआ था। स्नेहल के फ़ोन से एक ब्लैंक मैसेज, जैसा कि हमने बताया कि 3:28 पे बिना किसी टेक्स्ट का मैसेज उनके मदर के फ़ोन में आया। और शाम 10:35 के आसपास परिवार ने मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट दर्ज कराई। रात भर परिवार परेशान रहा। लगभग 2:30 बजे घर लौटे। रात भर जागते रहे।
और सुबह सुबह वो चीख सुनी गई और बॉक्स बेड के भीतर स्नेहल की लाश मिली। तो पूछताछ, जांच और संदिग्ध कहां कहां गई, पुलिस की जांच की सुनी। स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड था, हीरेन राठौर। राठौर ने बताया कि स्नेहल के साथ उनका झगड़ा कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन क्या वो वजह काफ़ी थी कुछ सुराग देने के लिए? फिलहाल इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि राठौर ने यह दावा किया कि घटना वाले दिन उनका फ़ोन काम नहीं कर रहा था और किसी तरह उस दिन वो अपने साथियों के साथ कार्यस्थल पर थे, यानी अपने ऑफिस में थे, लेकिन उस दिन का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं मिला। फोरेंसिक, कोर्ट्स और अन्य परीक्षण जांच के दौरान ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, ब्रेन मैपिंग परीक्षण कराया गया, जिसमें राठौर के खिलाफ कुछ ज्ञानात्मक संकेत मिले, लेकिन घटनास्थल पे कुछ नहीं हुआ। हम बताते हैं कि जितने भी साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, चाहे वो नार्को हो, ब्रेन मैपिंग हो या ऑसिलेशन टेस्ट हो, उसमें जो कोई सबूत मिलते हैं वो कोर्ट तब तक नहीं मान्यता जब तक कि उससे आगे चल के कोई एविडेंस प्राप्त ना हो, कोई रिकवरी ना हो। चाहे बेशक आपके पास कोई एक इंटेलिजिबल इनपुट्स आए, लेकिन जब तक उससे कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे पुख्ता सबूत ना मिले जिससे कि सुई संदिग्ध पर जाए, वो सारे के सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स अमान्य हैं। परिवार और पुलिस ने कई लोगों से गवाही ली। स्नेहल के माता पिता, बॉयफ्रेंड, परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोसियों और कई लोगों से इस बारे में पूछताछ हुई। साथ ही पुलिस ने चोरी के एंगल पर भी काम किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक पर्सनल एंगल देख रहे हों, लेकिन शायद ये मामला हो एक नॉर्मल क्राइम का, यानी चोरी, चकारी, रॉबरी और उससे हुआ मर्डर। स्नेहल की गोल्ड चेन और मोबाइल फ़ोन गायब थे। मोबाइल एक दुकान में मुंबई के फोर्ट इलाके में बेचा गया था और दुकानदार की मदद से उस व्यक्ति का स्केच भी तैयार किया गया जिसने फ़ोन बेचा था। क्या ये व्यक्ति ही मुख्य संदिग्ध था? और हत्या के कुछ महीनों बाद स्नेहल के कथित बॉयफ्रेंड अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन कुछ वर्षों बाद पिता की मृत्यु होने पर वो वापस लौटे। 4 अप्रैल 2010 को इस मामले की छानबीन कल्याण पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। अगले दिन स्नेहल के कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उसको बेल मिल गई। प्रेमी ने भले ही नार्को टेस्ट की सहमति दी, लेकिन बाद में वापस ले ली। ये बात भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी साइंटिफिक टेस्ट, जब तक कि कोई भी आदमी या कोई भी अक्यूज्ड उस घेरे में हो, लेकिन वो अपनी परमिशन नहीं दे, तब तक ज़ोर ज़बरदस्ती से उस पर कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं अलाउ किया जाता। और कमाल की बात ये रही कि इस मामले में फिंगरप्रिंट्स जैसे कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि क्लिंचिंग एविडेंस नहीं मिला। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि मामले की आगे की जांच जारी रखें। कोई नया संदिग्ध या ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया है। अदालत ने कई बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अनसैटिस्फैक्टरी बताया और कहा कि स्कोप फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है जो कि किसी भी ठोस रिजल्ट पर पहुंच जाए। तो इस पूरे वाक्य का क्या निष्कर्ष निकला? स्नेहल गवारे केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है। क्या ये कहानी है प्यार की, भरोसे की, शक की और उन सवालों की जो आज भी अनुत्तरित हैं, यानी आज भी उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। क्राइम ब्रांच को 15 साल बीतने के बाद मौत की वजह तो स्पष्ट है, यानी कि दम घोटना, हत्या कैसे हुई, किसने की और बीच में क्या हुआ, ये बातें अभी भी खुलकर सामने नहीं आई हैं। जो भी जांच में आए, चाहे संदिग्ध के घेरे में उनके कथित बॉयफ्रेंड रहे हों, उसको भी फिलहाल अभी चार्ज नहीं किया गया है। ये मामला आज भी अनसुलझे रहस्य की तरह है।
तो ये था आज का द एज क्राइम फाइल्स का एपिसोड, एक और अनसुलझा रहस्य। किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहें हमें ज़रूर लिखें, और कुछ ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।